हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इज लव। तो आज की हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑफ़र के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ़र। ऑफ़र कितने तरीके के होते हैं? जनरली आप देखेंगे तो ऑफ़र होते हैं 5 तरीके के। जनरल ऑफ़र, स्पेशल ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, स्टैंडिंग, कॉन्टिन्यूइंग और ओपन ऑफ़र। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले दो के बारे में, जनरल ऑफ़र और स्पेशल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र क्या होता है, स्पेशल ऑफर से कैसे अलग होता है, ठीक है, दोनों के डिफरेंसेस। स्टार्ट करते हैं जनरल ऑफर से। जनरल ऑफर का मतलब होता है ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। जब आप पब्लिक को ऑफर देते हो, एट लार्ज ऑफर देते हो। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक एक पर्सन को ऑफर नहीं दे रहे, आप एट पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे रहे हो। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दे सकते हो। ठीक है, जब यहाँ पे आप जैसे ए और बी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पे आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे रहे हो विद और विदाउट एनी टाइम लिमिट। हो सकता है आपने कोई टाइम लिमिट लगाई हो उस ऑफर के लिए, हो सकता है नहीं भी हो, यानी कि टाइम लिमिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर कैन बी कंसीडर टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। अब इस केस में होता क्या है, आपने पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया है, तो क्या वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करने आएंगे? तो सेक्शन 8 ने बोला एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर। अगर कोई भी आपके ऑफ़र की कंडीशंस को फुलफ़िल कर देता है तो मान लेंगे कि उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि अगर आप देखो तो ऑफ़र को एक्सेप्ट करना हमारे एसेंशियल्स में था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में था एक्सेप्टेंस देनी है, बट यहाँ पे तो हमने ऑफ़र एट लास्ट दिया है। अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? तो इसके लिए ही बोला एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस, जो भी ऑफर की कंडीशन को फुलफिल कर देगा, मान लेंगे कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। एक बहुत ही फेमस केस लो है, लैंडमार्क जजमेंट है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये बताती हूँ मैं आपको। अब एक सेंटेंस सुनो पहले। अंटिल द जनरल ऑफर इज विड्रॉन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम एज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफर। बोला कि जब तक जनरल ऑफर, जो भी आपने जनरल ऑफर दिया पब्लिक एट लार्ज को, अगर आप उसको विड्रॉ नहीं करते हो तो इट कैन बी एक्सेप्टेड। अगर ऑफर अभी भी आपने दिया हुआ है तो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूइंग ऑफर है। आपने ऑफर दे दिया, जब तक आप अपने ऑफर को विड्रॉ नहीं करोगे एनीवन कैन एक्सेप्ट। ठीक है, तो जनरल ऑफर आपका तब तक रहेगा जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं हो जाता है, या फिर अगर आप उसको विड्रॉ नहीं कर लेते। आप विड्रॉ नहीं करोगे तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अब केस लॉ को समझते हैं। केस लॉ में हुआ क्या था, कहानी क्या थी केस लॉ की। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें हुआ ये था, इसमें क्या हुआ था कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसने क्या किया था, इसने एक एडवर्टीजमेंट दी थी। एडवर्टीजमेंट में इन्होंने बोला कि हम ना 1000 पाउंड्स पे करेंगे अगर किसी को भी कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, या कोई और डिसीज़ होती है कॉज्ड बाय कैचिंग ऑफ कोल्ड, कोई भी डिसीज़ होती है अगर उसको, तो हम उसको 1000 पाउंड्स पे करेंगे। ठीक है, एज पर द प्रिंटेड डायरेक्शन दे इवन इंक्लूडेड कॉमन फ्लू। उन्होंने बोला कि हमारी जो उनकी जो भी मेडिसिन थी ना, वो यूज़ करनी है एज पर ओवर डायरेक्शंस। जो भी उसके पैकेट के ऊपर जो भी डायरेक्शंस लिखी होगी उसके हिसाब से आपको यूज़ करनी है। अगर उसको यूज़ करने के बाद आपको कोई भी ऐसा कॉमन कोल्ड या कुछ फील होता है तो हम आपको 1000 पाउंड्स पे करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट का लोगों पे इम्पैक्ट डालने के लिए ना, उन्होंने किया टू शो द सीरियसनेस एंड देयर सिंसियरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी डिपॉजिटेड 1000 पाउंड्स इनटू द अलायंस बैंक। उन्होंने 1000 पाउंड भी एक जगह अलग डिपॉजिट करा दिए कि अगर किसी को ऐसा होता है तो हम उसको 1000 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे, और रिवॉर्ड देने के लिए हमने अलग से ही ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया। मिस कार्लिल, अब कार्लिल एक लेडी थी, मिस कार्लिल यूज द बॉल इन द सेम मैनर एज वॉज प्रिस्क्राइब बट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस। उन्होंने वैसे ही बॉल को यूज़ किया और उनको वायरस हो गया। शी स्यूड द डिफेंडेंट, उन्होंने स्यू कर दिया, केस कर दिया। डिफेंडेंट कौन है? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। एंड डिमांडेड अ रिवॉर्ड फ्रॉम देम, उनसे रिवॉर्ड मांगने लगी। तो केस लॉ में सीधा सीधा क्या हुआ, फैक्ट ये है
कि कंपनी ने बोला हमारी स्मोक बॉल यूज़ करो, अगर उसको यूज़ करने के बाद भी कोई वायरस के कांटेक्ट में आएगा ना तो हम उसको 1000 पाउंड पे करेंगे। कंपनी ने अपनी एडवर्टीजमेंट का, अपने कॉन्ट्रैक्ट का इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए और सीरियसनेस दिखाते हुए 1000 पाउंड्स भी डिपॉजिट करा दिए बैंक में। तो ये समझ में आई कहानी, उन्होंने मतलब देने की इच्छा भी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको 1000 पाउंड पे करेंगे। अब कंटेंशंस क्या थी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की, देखो केस तो ये पूरा स्टोरी ये हुई, फैक्ट ये बने। अब प्लेंटिफ ने अपनी तरफ से क्या कहा, प्लेंटिफ कौन है, प्लेंटिफ कौन है, मिस कार्लिन। प्लेंटिफ ने बोला द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट एज पर द डिफेंडेंट वाज दैट व्हेन वन जनरली गेट्स एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय हिम the same should be communicated as well. In this case it was not communicated by the plaintiff. यहाँ पे प्लेंटिफ की आर्ग्यूमेंट क्या था, सॉरी यहाँ पे डिफेंडेंट का आर्ग्यूमेंट ये था कि जब कोई ऑफर देते हैं ना तो उसकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ बोली डिफेंडेंट ने। डिफेंडेंट कौन है, कंपनी। कंपनी ने बोला व्हेन वन जनरली गेट्स एन ऑफर इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय हिम, और सेम जो है कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, उसको ये कम्युनिकेट करना चाहिए था। बट ऐसे केस में तो प्लेंटिफ ने कुछ किया ही नहीं, उसने हमें कम्युनिकेट तो किया ही नहीं कि उसने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमारी स्मोक बॉल को यूज़ करेगा। फिर कोर्ट ने बोला द कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ स्पेक्यूलेटिव ऑफर बट अ डेफिनेट ऑफर। ये कोई स्पेक्यूलेटिव ऑफर नहीं है, ये एक डेफिनेट ऑफर है। It was mentioned in the advertisement that while consuming the smoke ball, if anyone contracts influenza or even common flu, he is entitled to receive a reward. कोर्ट ने ये बोला कि एडवर्टाइजमेंट में तो मेंशन था कि अगर हमारी स्मोक बॉल को यूज़ करने के बाद भी कोई इन्फ्लुएंजा के कांटेक्ट में आता है या इवन कॉमन फ्लू भी होता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। सो द एडवर्टाइजमेंट कॉज द पर्सन टू सी एंड एक्ट अपॉन इट। सो एडवर्टाइजमेंट से आप क्या कहना चाह रहे हो कि पर्सन को कि एडवर्टाइजमेंट देखो और हमारी स्मोक बॉल को जैसी कंडीशन हमने लिखी है वैसे यूज़ करो, मतलब एडवर्टाइजमेंट देखो और उस पर काम करो। द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक शोड द सीरियसनेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अबाउट द ऑफर, सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ पफिंग एडवर्टाइजमेंट। देखो डिफेंडेंट ने बोला पहली चीज़ कि ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए था, बट अब डिफेंडेंट की बातें सुन ली, अब प्लेंटिफ की बात सुना। प्लेंटिफ कौन है, कार्लिन ने बोला पहली चीज़ कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दी, आपने एडवर्टाइजमेंट किस लिए दी कि बंदा उसको देखे और उस पर काम करे, तो वो मैंने किया। दूसरी चीज़ आपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया कि अगर किसी को भी ऐसा इन्फ्लुएंजा या कॉमन फ्लू होता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। उसने अपनी बात रखी और बोला कि कंपनी ने ऑफर के रिगार्डिंग सीरियसनेस दिखाने के लिए पैसा भी डिपॉजिट कराया। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि एडवर्टाइजमेंट एक पफिंग एडवर्टाइजमेंट थी, एडवर्टाइजमेंट तो जेन्युइन थी ना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ही दी थी। तो ये बातें रखी प्लेंटिफ ने। अब डिफेंडेंट ने क्या बोला, देखो कंटेंशंस ऑफ द डिफेंडेंट ने बोला इट वॉज क्लेम बाय द कंपनी दैट द एडवर्टाइजमेंट वॉज जस्ट अ कैजुअल एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हमारी एडवर्टाइजमेंट जो थी वो कैजुअल थी, एज दे हैड नो टाइम टू थिंक एंड क्रिएटेड एंड देयर वॉज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन। उन्होंने बोला जब हमने एडवर्टाइजमेंट दी हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हम लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर होंगे। बात समझ में आ रही है? लीगल इंटेंशन वाला केस लो बताना कौन सा था, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। वेरी गुड, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, ये केस लो इम्पॉर्टेंट है, मैंने लास्ट वीडियो डाली है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। अब उसने बोला कि जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट या जो भी एडवर्टाइजमेंट दी थी तब मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। दे डिस्क्राइब इट एज अ पफिंग एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने बोला ये सिर्फ एक पफिंग एडवर्टाइजमेंट थी, एज इट वॉज नॉट मेड टू एनी पर्सन इन पर्टिकुलर। उन्होंने बोला हमने किसी पर्सन को पर्टिकुलर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दी है, एंड देयर वाज नो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस बाय द प्लेंटिफ। उन्होंने फिर वही बात बोली कि प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट तो किया ही नहीं हमारा ऑफर, और उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली एंड ऑल्सो नो कंसिडरेशन वॉज प्रेजेंट इन द प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने बोला यहाँ पे कोई कंसिडरेशन तो थी ही नहीं, और कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बनेगा। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज़ नो नीड फॉर देम टू पे एनी रिवॉर्ड। उन्होंने अपनी सारी बातें रखते हुए बोला कि हमारे को रिवॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट पफिंग एडवर्टाइजमेंट थी। दूसरा, यहाँ पे ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं आया था। तीसरा, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं था। तो अपनी अपनी बातें तो रखेंगे ना दोनों, केस हुआ तो डिफेंडेंट ने ये बातें रखी और उन्होंने बोला कि हम रिवॉर्ड नहीं देंगे। अब इशू क्या क्या थे केस में, क्वेश्चंस क्या क्या उठेंगे।
इशू रेज हुआ पहला, डिड द प्लांटिव्स एक्शन अपॉन द डिफेंडेंट एडवर्टीजमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने ऑफर दिया और प्लांटिव ने यानी कि कार्लिल ने स्मोक बॉल को यूज़ किया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? दूसरा, इज अ फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट इन क्वेश्चन। क्या फॉर्मल नोटिफिकेशन देना एक्सेप्टेंस ज़रूरी है? इज इट नेसेसरी फॉर मिसेस कार्लिल टू नोटिफाई द कंपनी दैट शी हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर। क्या उन्हें अपनी एक्सेप्टेंस देनी चाहिए थी? इज देयर एनी एविडेंस दैट मिस कार्लिल गेव एनीथिंग इन रिटर्न। अब यहाँ पे क्या उन्होंने कोई कंसिडरेशन पे की है या नहीं की है? 4 क्वेश्चन बने। सबसे पहला, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट था? दूसरा, फॉर्मल नोटिफिकेशन उनको एक्सेप्टेंस की देनी चाहिए थी। तीसरा, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑफर, इसके बारे में उन्हें कंपनी को बताना चाहिए था, ये ज़रूरी था बताना। चौथा, क्या उन्होंने कोई कंसिडरेशन पे की? ये 4 क्वेश्चन है। अब इन 4 क्वेश्चन के आंसर इस केस में मिलेंगे। अब अभी तक हमने पढ़ा कि केस के फैक्ट क्या थे, प्लांटिफ ने अपने पक्ष में क्या बोला, डिफेंडेंट ने अपने पक्ष में क्या बोला। अब बात आती है कि कोर्ट की क्या एनालिसिस थी इस केस में। अभी तो दोनों लड़ रहे थे, अब कोर्ट क्या जजमेंट देगा, कोर्ट की क्या एनालिसिस है। देखो, सबसे पहली चीज़ कोर्ट ने बोला कि कंपनी आर्ग्यूड दैट देयर एडवर्टीजमेंट लैक्ड द बाइंडिंग इम्पैक्ट विच इज़ नेसेसरी टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। They argued that the phrases used in the advertisement didn't constitute a legal commitment since the provision of the advertisement were too imprecise to form a contract. उन्होंने बोला कि हमारी एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं है कि उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट बन सके। उन्होंने बोला कि हमारी एडवर्टीजमेंट में ऐसे ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें कोई लीगल कमिटमेंट नहीं है, लीगल कमिटमेंट नहीं थी, तो यहाँ पे हमारी एडवर्टीजमेंट जो है उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। They claimed that there was no time limit set and there was no way to monitor how smoke ball product was being used by the customers. उन्होंने बोला कि हमने कोई टाइम लिमिट भी नहीं दी और हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया भी है या नहीं किया, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा रिवॉर्ड लेने के लिए। ये बोला डिफेंडेंट ने। फॉर एग्जाम्पल, अ शेडी कस्टमर may not have used the product effectively and then accuses the corporation of failing to deposit the money. तो उसने कहा, कंपनी ने, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी कस्टमर ने यूज़ ही ना किया हो और बाद में रिवॉर्ड मांग रहा हो। अब मिसेस कार्गिल डिडंट ओपनली और इम्प्लिसाइटली एक्सेप्ट द ऑफर इन दिस सिचुएशन नॉर डिड शी डू सो थ्रू एनी ओवर्ट बिहेवियर। उन्होंने ऑफर तो एक्सेप्ट किया नहीं था। एज अ रिजल्ट इट इज़ एविडेंट दैट द एडवर्टीजमेंट वॉज मेयरली अ मार्केटिंग। उन्होंने बोला, कंपनी ने बोला कि ना तो उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, उन्होंने बोला ये जो एडवर्टीजमेंट थी ना, ये सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक थी कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी और लोगों का ध्यान खींचना चाहा। एंड द कॉर्पोरेशन हैड नो इंटेंशन ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे वाइल मेकिंग एन ऑफर टू जनरल पब्लिक एज पर द कोर्ट। ठीक है, उन्होंने बोला जब हम ऑफर कर रहे थे तो हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे। ऑन द अदर हैंड, ये सारी बातें किसकी थी? कंपनी की। अब प्लेंटिफ पे आते हैं। प्लेंटिफ स्टेटेड दैट द प्रॉमिस वॉज नॉट वीक। उन्होंने कहा कि प्रॉमिस को हम बेकार तो नहीं मान सकते। क्यों? एंड दैट द ऑफर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट वॉज एविडेंट दैट इफ द प्रोडक्ट वॉज इनइफेक्टिव द कॉर्पोरेशन वुड कॉम्पेंसेट अ पर्टिकुलर सम। क्योंकि ऑफर तो उन्होंने दिया ना कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है इनइफेक्टिव निकलता है तो हम रिवॉर्ड देंगे, कॉम्पेंसेट करेंगे। टू मेक थिंग्स ईजियर द कॉर्पोरेशन हैज़ ऑल्सो डिपॉजिटेड अ मनी। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन ने मनी भी डिपॉजिट कराया, तो उसको तो हम फेक नहीं मान सकते। एज अ रिजल्ट डिपॉजिटिंग द मनी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट वन साइड्स इंटेंशन टू ट्रूली साइंस एन एग्रीमेंट। जो कंपनी है उसकी इंटेंशन तो दिख रही है ना कि हम पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, अगर कोई बीमार पड़ा तो हम उसको रिवॉर्ड पे करेंगे, यानी कि उनकी इंटेंशन दिख रही है यहाँ से। The plaintiff further established that the money paid to purchase the carbolic smoke bowl was a consideration. कार्लिल ने ये तक बोला कि जो मैंने पैसा दिया उस स्मोक बोल को खरीदने के लिए, वो कंसिडरेशन ही तो था इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। द एडवर्टीजमेंट वॉज नॉट अ बोस्ट इन द एब्स्ट्रैक्ट। उसने बोला एडवर्टीजमेंट कोई बोस्ट नहीं थी, पफिंग एडवर्टीजमेंट नहीं थी। In fact, it encompassed the majority of the key characteristics of a contract, especially a unilateral contract. उसने बोला ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये जो एडवर्टीजमेंट थी, इसमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स थे कॉन्ट्रैक्ट के, ये कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, स्पेसिफिकली अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट।
It was also stated that if a specific offer contains some conditions and fulfill the requirement, there is no need to accept that offer. उसने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हम ऑफ़र को एक्सेप्ट करें. अगर कोई स्पेसिफिक ऑफ़र में कुछ कंडीशंस हैं, आप उसको फुलफ़िल कर देते हो तो ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है. एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशंस परफॉर्मेंस विदाउट नोटिफिकेशन इज़ एडिक्वेट. उसने बोला कि आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली, उसको परफॉर्म कर लिया, नोटिफिकेशन नहीं दी तो भी वो एडिक्वेट है. तो इससे आपको आपका आंसर मिला. एक आंसर था ना कि नोटिफिकेशन देना ज़रूरी है. The acceptance of the conditions performance without notification is adequate. So in this case, it was stated that fulfilling the terms of an offer constitutes acceptance and that communication of acceptance is unnecessary. आपको दो आंसर मिल गए. पहला, क्या नोटिफिकेशन देना ज़रूरी है? नहीं. दूसरा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो अननेसेसरी है. आपने एक्सेप्ट किया, कंडीशंस परफॉर्म कर ली, इट इज़ एडिक्वेट एंड इट इज़ अपने आप में वो इनफ है. समझ में आ रहा है? तो ये केस लो जो थी वो कौन जीती थी? मिस कारगिल जीती थी, कार्लिल जीती थी. उनको जो है 1000 पाउंड्स का रिवॉर्ड मिला. ये जो है ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है. यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज़ जस्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम वन साइड. यहाँ पे एक तरफ से प्रॉमिस होता है एंड परफॉर्मेंस जो होती है वो अदर साइड से होती है. इट इज़ अ कमिटमेंट मेड इन रिटर्न फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़. यहाँ पे आपको कमिटमेंट की जाती है, अगर आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे. यानी कि एक तरफ से प्रॉमिस होता है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम इतना पैसा देंगे, अगर आपने ऐसा किया तो हम ये करेंगे. यानी कि एक तरफ का प्रॉमिस होता है, दूसरी तरफ की परफॉर्मेंस होती है. ये होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. एडवर्टीजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट द सेम थिंग. सबसे पहली चीज़ तो यही है कि एडवर्टीजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग हैं. But if an advertisement contains a clear promise to be legally bound, it can be considered a unilateral contract. क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है एक ही पार्टी दे रही है, तो एडवर्टीजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चीज़ें हैं. बट अगर एडवर्टीजमेंट में आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी चीज़ के लिए कि हाँ हम ऐसा करेंगे, तो वो यूनिलेटरल हो जाता है. क्योंकि वन साइड का प्रॉमिस है, दूसरी साइड की एक्सेप्टेंस है. मान लो किसी ने एडवर्टीजमेंट दी कि हम आपको, अगर आप हमारी कंपनी की कोई प्रेजेंटेशन बना के दोगे और वो चीज़ें मेंशन कर दी कि ऐसी 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 प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अगर आप बना के दोगे तो हम आपको इतने का पेमेंट करेंगे, जो भी है आपकी पेमेंट करेंगे. और आपने बना के कंपनी को भेज दी, बाद में आपको पेमेंट नहीं मिली, तो आप उस पर स्यू कर सकते हो क्योंकि उसका प्रॉमिस था, आपकी परफॉर्मेंस थी. तो ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से, अगर आप देखो तो. समझ में आ रहा है? तो एडवर्टीजमेंट अगर आप दे रहे हो ना, तो वो अगर उसमें प्रॉमिस आप किसी चीज़ के लिए कर रहे हो टू बी लीगली बाउंड, तो आप उसे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो. इन दिस केस द एडवर्टीजमेंट वॉज नॉट स्पेक्यूलेटिव एंड पफी. आपकी जो एडवर्टीजमेंट थी वो स्पेक्यूलेटिव और पफी नहीं थी. देयर वॉज सम थॉट गिवन टू द फैक्ट दैट द कंपनी वुड गेन फ्रॉम द प्रोडक्ट सेल. कंपनी को पैसा तो मिल रहा है ना प्रोडक्ट की सेल से. एंड in fact that the company had also deposited the 1000 pounds. तो वो ये तो दिखा रहा है कि कंपनी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना चाह रही है. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर. मैंने आपको पहले ही बताया कि सेक्शन 4 के हिसाब से अगर आप एसेंशियल्स देखो तो एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है. लेकिन हाउएवर एन एक्सेप्शन इज मेड अंडर सेक्शन 8. सेक्शन 8 में इसकी एक्सेप्शन. समझ में आ रहा है? सेक्शन 4 कहता है कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपके जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. बट सेक्शन 8 कहता है एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट विच स्टेट्स दैट व्हेन द ऑफरर प्रपोजेज द वर्ल्ड, क्योंकि उसने वर्ल्ड एट लार्ज को प्रपोज कर दिया, एक्सेप्टेंस मे बी मेड थ्रू परफॉर्मेंस. आप अपनी जो एक्सेप्टेंस दोगे ना वो परफॉर्मेंस से दोगे. जो उसने प्रॉमिस किया है, आपको ऑफर दिया है, आप उसको परफॉर्म करोगे एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेंस. बात समझ में आ रही है? In this particular case, Miss Carlyle consumed the ball as per the directions, that is 3 times a day for 2 weeks. Such an action determined her acceptance of the offer for the promise. उन्होंने जो प्रॉमिस दिया था कंपनी ने, उसने उनको परफॉर्म किया है. Thus the advertisement was constituted as a unilateral contract. Conclusion ये निकला कि ये जो आपका केस लॉ था ना, इसने किसको जन्म दिया? इसने यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया.
और जो आपका बैल्फर वर्सेस बैल्फर था उसने जन्म दिया था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिस्पॉन्स। वहाँ पे आप क्या चाह रहे थे, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी क्रिएट करना चाह रहे थे। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीगल रिलेशनशिप आप जहाँ पे चाह रहे हो ना, वो केस लो था आपका बैल्फर वर्सेस बैल्फर। और जिसमें आप यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीखोगे वो आपका केस लो है कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मॉक वॉल कंपनी। याद रखना ये इंपॉर्टेंट केस लोज है। In terms of notification of acceptance of offer and consideration, it held that unilateral transactions are an exception. तो इसमें कंसिडरेशन को लेके और ऑफर को एक्सेप्ट करने से लेके ये दोनों ही चीज़ों में आपके जो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एक्सेप्टेंस होती है। नॉर्मली आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है ऑफर और कंसिडरेशन भी उसमें होनी चाहिए, बट जब यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं तो आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना और उसमें कंसिडरेशन होना ना होना ये दोनों ही अलग पार्ट हो जाते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स नहीं होते हैं। समझ में आया? ये तो आपका था जनरल ऑफर, जब आप ऑफर करते हो एट लार्ज। ठीक है, जब आप ऑफर करते हो कब कहाँ कैसे करते हो, एट लार्ज ऑफर करते हो। अब आता है दूसरा, आता है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। इसमें क्या होता है, व्हेन अ ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफाइड पर्सन। आप किसी एक पर्सन को ऑफर कर रहे हो, इट इज़ अ स्पेसिफिक ऑफर। ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट सच ऑफर एज इट इज स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव टू हिम। यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, उसी के पास राइट है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ये ऑफर जो दिया है ना उस पर्सन को दिया है, स्पेसिफिक पर्सन को दिया है। बात समझ में आई है? अब इसमें भी एक केस लो हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग केस लो। केस लो क्या था, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, फैक्ट्स देखना क्या थे। फैक्ट थे द डिफेंडेंट्स वर हैबिचुअल कस्टमर्स ऑफ ब्रोकलहर्स्ट। ब्रोकलहर्स्ट कोई था, उसके जो थे ना हैबिचुअल कस्टमर कौन थे, डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे, जॉन्स तो था वो हैबिचुअल कस्टमर था ब्रोकलहर्स्ट का। दे सेंट अ रिटर्न ऑर्डर फॉर गुड्स डायरेक्टेड टू ब्रोकलहर्स्ट। उन्होंने एक ऑर्डर दिया किसको, ब्रोकलहर्स्ट को। अब द क्लेमेंट यानी कि बोल्टन हैड जस्ट बॉट ब्रोकलहर्स्ट बिजनेस। अब जो यहाँ पे बोल्टन है ना, देखो 3 पर्सन है यहाँ पे ना, मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ, सॉरी, 3 पर्सन। एक है आपका बोल्टन, ठीक है, दूसरा है आपका जॉन्स, थर्ड वन है आपका ये ब्रोकलहर्स्ट। ये है आपका जो बोल्टन है, ये आपका कौन है, बोल्टन आपका कौन है बच्चा, क्लेमेंट, आप बोल सकते हो प्लांटिफ। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो प्लांटिफ। जॉन्स है आपका डिफेंडेंट और ये है आपका पर्सन जिसकी वो शॉप थी, स्पेसिफिक पर्सन। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसमें क्या था, देखो, जो आपका डिफेंडेंट था ना, जॉन जो था ना, वो ब्रोकलहर्स्ट का कस्टमर था। उसने एक ऑर्डर दिया, रिटर्न ऑर्डर दिया ब्रोकलहर्स्ट को। अब हुआ क्या, द बोल्टन हैड जस्ट बॉट ब्रोकलहर्स्ट बिजनेस। अब जॉन्स ने ऑफर दिया किसको, ब्रोकलहर्स्ट को, लेकिन ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस किसने खरीदा, बोल्टन ने। मतलब अब ब्रोकलहर्स्ट के पास कोई बिजनेस नहीं है, ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस बेच दिया बोल्टन को। अब द क्लेमेंट एग्जीक्यूटेड द डिफेंडेंट्स ऑर्डर। अब ऑफर किसको मिला, बोल्टन को, पर ऑफर था किसके लिए, ब्रोकलहर्स्ट के लिए। लेकिन बोल्टन ने कुछ नहीं बताया जॉन्स को, बोल्टन ने ऑफर आया था, ऑफर को रेडी कर दिया। ठीक है, ऑफर को रेडी कर दिया बिना उसको कुछ बताए कि ये बिजनेस जो है ब्रोकलहर्स्ट का नहीं है, मेरा है। उसने डिफेंडेंट को कुछ नहीं बताया, जॉन्स को कुछ नहीं बताया। उसके पास ऑफर आया, उसने ऑफर रेडी कर दिया और इवन उसने गुड्स भी सप्लाई कर दिए। अब द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू पे द प्राइस ऑन रिसीविंग ऑफ इनवॉइस। गुड्स वगैरह दे दिए। अब जॉन्स ने क्या किया, जॉन्स के पास जैसे ही इनवॉइस आया ना, उसने पेमेंट देने से मना कर दिया। उसने क्या बोला कि मैंने जो गुड्स की डिमांड दी थी वो तो ब्रोकलहर्स्ट को दी थी, मैंने बोल्टन को तो दी ही नहीं। द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू पे द प्राइस ऑन रिसीविंग द इनवॉइस बाय द बोल्टन।
सो द बोल्टन स्यूड, अब बोल्टन ने केस कर दिया। बोल्टन ने केस क्यों करा? बोल्टन को पैसा नहीं मिला उसका। द डिफेंडेंट एलिज्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड फॉर मिस्टेक, उसने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिस्टेक है यहाँ पे। अब इस में इशू क्या था, क्या यहाँ पे डिड द डिफेंस ऑफ मिस्टेक अप्लाई, क्या यहाँ पे डिफेंस ऑफ मिस्टेक लगेगा? ध्यान से समझ में आया आपको केस हुआ क्या? जो जॉन्स है ना, उसने ऑफर दिया था ब्रोकलहर्स्ट को कि तुम मुझे सामान सप्लाई करोगे, लेकिन ब्रोकलहर्स्ट जो है ना अपना बिजनेस बोल्टन को बेच चुका। बोल्टन के पास ऑफर आया, उसने बिना जॉन्स को बताए उसकी गुड्स की सप्लाई कर दी। गुड्स सप्लाई हो गए, जब इनवॉइस दिया तो जॉन ने पैसे देने से मना कर दिया। उसने बोला मैंने तो ऑफर जो है स्पेसिफिक दिया था, मैंने तो ब्रोकलहर्स्ट को दिया था, बोल्टन को तो मैंने दिया ही नहीं। बोल्टन को गुस्सा आया, बोल्टन ने कहा मेरे पैसे नहीं मिले, उसने केस कर दिया। अब देखो क्या हुआ, डिसीजन आया, द कोर्ट हेल्ड इन द डिफेंडेंट्स फेवर, डिफेंडेंट के फेवर में ऑफर आया, यानी कि फेवर आया। उसने बोला फेवर में किसके आए? डिफेंडेंट के, जॉन्स के फेवर में आया। द डिफेंडेंट इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकलहर्स्ट, यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भाई जो जॉन्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था ब्रोकलहर्स्ट के साथ, उसने बोल्टन के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहा। एज सच देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर किसको दिया था? ब्रोकलहर्स्ट को। तो उसने बोला जब उसने स्पेसिफिकली उसको ऑफर दिया था तो बोल्टन के साथ तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। अब इसका कंक्लूजन ये निकला, दिस केस एविडेंसेस द proposition that where parties contract at a distance or in writing they are taken to intend to contract with particular named individual। यहाँ पे जोन्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था ब्रोकलहर्स्ट के साथ। इफ़ द क्लेमेंट इज नॉट दैट इंडिविजुअल, अगर क्लेमेंट वो इंडिविजुअल नहीं है, यानी कि वो ब्रोकलहर्स्ट तो था ही नहीं, दे कैन नॉट स्यू द डिफेंडेंट, तो यहाँ पे वो जोन के ऊपर केस नहीं कर सकता। आपको बात समझ में आ रही है? ऑल्दो उसने कंडीशंस परफॉर्म करी, उसने गुड्स भी दे दिए, उसने विद इन द टाइम लिमिट भी दिए होंगे, उसने गुड्स भी वैसे ही दिए होंगे जैसे ब्रोकलहर्स्ट देता, बट यहाँ पे सारी चीज़ फेल क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे था स्पेसिफिक ऑफर, उसने जो था ऑफर दिया था ब्रोकलहर्स्ट को, तो जो आपका बोल्टन हो गया ना वो थर्ड पार्टी हो गई, वो यहाँ पे केस नहीं कर सकती है। बात समझ में आई? क्योंकि ये है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, क्योंकि यहाँ पे उसी नेम्ड इंडिविजुअल को ऑफर दिया गया था, यहाँ पे बोल्टन को ऑफर नहीं दिया गया था। बात समझ में आई? जनरल ऑफर होता है द ऑफर जहाँ पे आप ऑफर देते हो एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को, जहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे कंसिडरेशन के लिए भी आप एक एक्सेप्टेंस ले सकते हो। जनरल ऑफर का केस लो क्या है? कार्नेल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉक और कंपनी। स्पेशल ऑफर होता है जहाँ आप स्पेसिफिक पर्सन को देते हो, उसके केस लो का नाम क्या है? बोल्टन वर्सेस जॉन्स, याद रहेगा। इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप का केस लो क्या है? बेल्फर वर्सेस बेल्फर। वेरी गुड। तो उम्मीद करती हूँ आपको जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर के बीच में फ़र्क समझ में आया होगा। दोनों केस लो के साथ आपको क्लियर समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।